नमस्कार। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पब्लिक बिल्डिंग में पहली बात तो चार दीवारी, जिसको एनक्लोजर, परकोटा या संस्कृत में वप्र कहते हैं, वप्र विधानम, एनक्लोजर कैसा हो। और भवनों के लिए तो पहली बात चार दीवारी के लिए, फिर भवनों के लिए ये त्रिकोणीय आकार, षटकोणीय आकार, रथ जैसे आकार कितने मान्य हैं, शुभ है या नहीं है ये, तो ये हम चर्चा करने वाले हैं अब। तो परकोटे या एनक्लोजर, चार दीवारी या वप्र भी कहते हैं, इनके लिए त्रिकोणीय आकार, षटकोणीय आकार, रथ का आकार कितना मान्य है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम ले रहे हैं मैं मतम से। मैं मतम जो कि बहुत मान्य ग्रंथ है, उसके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 2 वॉल्यूम मिलते हैं। तो मैं मतम के 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है सराउंडिंग वॉल, वप्र या एनक्लोजर, उसके बारे में है। क्या कहा है? स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, राउंड शेप, एलिप्टिकल हो या परफेक्टली सर्कुलर हो, सच आर द 5 लेआउट्स फॉर द वॉल्स। दीवारों के लिए, एनक्लोजर के लिए, सराउंडिंग वॉल्स के लिए ये शेप बताई गई हैं जो बढ़िया हैं। कौन कौन सी? स्क्वायर हो, जिस तरह राम मंदिर में स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप ले ली गई है परकोटे के लिए। राउंड शेप हो, एलिप्टिकल हो, परफेक्टली सर्कुलर हो, इनमें से कोई भी शेप नहीं है। ये जो वर्तमान संसद भवन है, इसका एनक्लोजर जो है ना, उसमें हेक्सागोनल शेप है। और क्या है मैं मतम के 10वें अध्याय में? और क्या कहा है? द रैम्पार्ट्स में बी बिल्ट अकॉर्डिंग टू 1 of 12 लेआउट्स, 1 of 12 लेआउट्स। अब 12 और दे रहे हैं शेप यहाँ पे। कौन कौन सी? स्क्वायर पहले बताई जा चुकी, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, नंद्यावर्त शेप अभी दिखाएंगे आपको। नंद्यावर्त आकार हो या कॉक का मुर्गे जैसी आकार हो, और लाइक द टेम्पोरल बोन ऑफ एन एलिफेंट और लाइक ए कॉइल्ड स्नेक, और स्क्वायर विद कर्व्ड साइड्स, ट्रायंगुलर। अब देखो ट्रायंगुलर आ गया यहाँ पे। ट्रायंगुलर मान लिया इन्होंने कि भाई जो रैम्पार्ट्स हैं, जो किला है, उसकी जो परकोटा है, अब ये संसद भवन एक किस्म का किला है। संसद भवन पे हमला हो चुका और इन्होंने इसको ऐसे डिजाइन किया किले की तरह से कि आसानी से कोई अंदर घुस ना सके। अब देखो क्या कहा, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, ऑक्टेगोनल भी हो सकती है, सेमी सर्कुलर भी हो सकती है। तो हम बहुत खुले दिलो दिमाग से क्लासिकल टेक्स्ट रेफर कर रहे हैं कि क्लासिकल टेक्स्ट में क्या बताया गया है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, चार दीवारी के लिए ट्रायंगुलर शेप एक्सेप्टेड है। और क्या कहा देखो, ये 29वां चैप्टर है। द एनक्लोजर में है वन ऑफ दीज 12 प्लान्स। इसमें कुछ पहले वाली हैं, कुछ अलग हैं थोड़ी सी। कौन सी? स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, चैरेट शेप। देखो चैरेट शेप आ गई यहाँ पर, उसमें नहीं था पीछे। तो रथाकार भी बढ़िया है, जो हम मान के चल रहे थे कि ये खराब है शेप, ये वो प्लॉट के लिए अलग रूल हैं। अब किसके लिए रूल पढ़ रहे हैं हम? यहाँ पे हम एनक्लोजर के लिए पढ़ रहे हैं। वप्र, चार दीवारी, एनक्लोजर, उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो उसमें देखो ट्रायंगुलर शेप भी मान्य है, और चैरेट शेप, रथाकार या छकड़े का आकार भी मान्य है, ट्रायंगुलर शेप भी मान्य है। नंद्यावर्त शेप, कॉक शेप, वो तो बाकी तो पहले जैसी हैं। तो इसमें सीधा सा है। अब देखो क्या है, मैं मतम वप्र विधानम यानी सराउंडिंग वॉल, शीर्षक ये दिया हुआ है 10वां अध्याय। उसमें क्या कहा है? नगर के परकोटों की 5 शुभ आकृतियाँ, वो मैंने बताई दी। लेकिन फिर इसमें क्या कहा? 42वें 43वें श्लोक में क्या कहा? दुर्गाणी शीर्षक में, दुर्ग, किले। तो ये किला है एक किस्म का जो संसद भवन बना है। दुर्गाणी शीर्षक में दुर्ग या छावनी। अब छावनी में भी इतने सैनिक नहीं होते होंगे जितने इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। बनाने के लिए परकोटों की शुभ आकृतियों में त्रिकोणीय आकृति को भी गिना गया है। अब आप समझ गए, मतलब कोई अशुभ नहीं है जो ये त्रिकोणीय आकृति है जो। और क्या है, ये शुभ आकृतियाँ जो मैंने अभी डिस्कस की थी, इसमें क्या? रथ का आकार, शकट आकार, ये भी शुभ माना गया है। तो मैं मतम में 29वें अध्याय में राजवेश्म शीर्षक है, रॉयल पैलेसेस हेडिंग है, टाइटल है। उसमें क्या कहा है? राजमहल या छावनी। अब ये राजमहल ही तो है। सबसे बड़े से बड़े लोग जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे माननीय मंत्रीगण हैं और एमपीज़ हैं, वो सब यहाँ बैठेंगे।
इंडिया की क्रीम जो पूरे भारत का भविष्य निर्धारण करेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसका निर्धारण करेंगे, डिफेंस पॉलिसी का निर्धारण करेंगे, वो सब यहाँ बैठ के निर्णय लेंगे। तो ये छावनी है किस्म की, राजमहल है। तो परकोटों की शुभ आकृतियों में रथाकार या शकट आकार भी सम्मिलित है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं मतलब में है, कोई भी एडिशन लेके पढ़ सकते हो, देख सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या है, जो अब ये एनक्लोज़र बनाया गया है हेक्सागनल, वो ट्रायंगुलर से ही काट के बनाया गया है, और फिर रथाकार जो बन जाता है इसकी शेप, ये बढ़िया है मैं मतम के अनुसार। अभी एक ही लिया है मैंने अभी। फिर मैं मतम और क्या है, इन मामलों में अर्धवृत्ताकार आकार भी शुभ माना गया है, क्योंकि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें मैं पहले से ही बता दिया अर्धवृत्त आकार भी बढ़िया माना गया है। किन मामलों में, राजमहलों के लिए, छावनी के लिए, जहाँ मिल बैठ के सम्मेलन होते थे, उसमें बैठ के सभाएं होती थी, ठीक है ना, तो ये आकार बढ़िया है, अर्धवृत्त आकार भी बढ़िया है मैं मतम के अनुसार। तो इसमें क्या है, 16 प्रकार की आकृतियां तब शुभ परिणाम देती है जब इनमें से किसी का भी उपयोग 4 दीवारी के लिए किया जाए। 4 दीवारी के लिए मेन तो, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब निकला, इसका बहुत गहरा मतलब निकला। कोई भी आपने प्लॉट आपको मिल गया, ओके, तो उसमें आपने एनक्लोजर बनवाना है, 4 दीवारी बनवानी है। किस किस मामले में खूब बढ़िया है वो, किसी वाणिज्यिक या कारखाने का परिसर है, यानी कमर्शियल और फैक्ट्री प्रीमाइसिस, 4 दीवारी ऐसी है, बनवा दो। ये सब शेप, फार्म हाउस की 4 दीवारी बनवानी है, अस्पताल की बनवानी है, शैक्षणिक संस्थान की बनानी है, या कोई और बड़ा प्रीमाइसिस है, या इवन शहर हो कोई, तो सब की जो 4 दीवारी है, ये 16 तरह की कम से कम बताई है इसमें मैं मतम में, वो इनमें से किसी भी शेप की हो सकती है। बढ़िया है। इन सब मामलों में इतनी सारी हाउसिंग सोसाइटी में देखता हूँ उनको हैप्पीजार्ड शेप के प्लॉट मिले हुए हैं। कोई बिल्कुल रेगुलर शेप का, जो आप सोचते हो ना स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिल जाएगा हाउसिंग सोसाइटीज़ को, पूरी बड़ी बड़ी को, ऐसा नहीं होता कभी भी, देख लेना। एकदम परफेक्टली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट, बहुत बड़ा प्लॉट, बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। तो जैसा भी मिल गया उसको एनक्लोज करो पहले तो, और फिर बाद में उसको यूज़ करना, अंदर रेगुलर शेप की कंस्ट्रक्शंस करवानी है। तो ये शेप है सारी, देखो, सर्कल, सेमी सर्कल, एलिप्टिकल, रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, स्क्वायर के कोने घिस दो, गोलाई दे दो उसमें वो, ऑक्टेगनल, ये स्वास्तिक शेप होती है, ये चैरेट शेप है, ठीक है ना। चैरेट मैंने दिखाया था, इस तरह की हो सकती है कि आगे कम है फिर एकदम बड़ा हो गया, फिर या एक चोंच से बढ़ गया इस तरह से, या आगे से कटी हुई है ये चोंच, तो भी ऐसे भी हो। ये नंद्यावर्त शेप है, ये मुर्गे जैसा आकार है, ये क्वाइल्ड स्नेक, कुंडली मारे बैठा हुआ सांप है, उस जैसा आकार, मृदंग जैसा आकार, कनकेव शेप, और ये हाथी का मस्तक सामने जो होता है, मस्तक जैसा आकार, ठीक है ना। ये सब शुभ माने गए हैं। इनका एनक्लोज़र, इनकी शेप वाला एनक्लोज़र पूरे प्लॉट का, पूरी बड़े प्रीमाइसिस का, बड़ी फैक्ट्री हो या पूरा शहर हो, उसका इस तरह का एनक्लोज़र बढ़िया माना है। अब आओ विश्वकर्म प्रकाश ने इस बारे में क्या कहा है, किस बारे में, एनक्लोज़र के बारे में। विश्वकर्म प्रकाश में 10 प्रकार के भयप्रद दुर्ग कहे गए हैं, दूसरों के दिलों में डर पैदा करने वाले, सामने शत्रु के दिलों में डर पैदा करने वाले दुर्ग। तो इसमें कई प्रकार के कोट या दुर्ग या किले कहे गए हैं। तो इसमें एक बताया त्रिकोण दुर्ग। अब आप देखो यहाँ पे इसने भी मान लिया, विश्वकर्म प्रकाश ने मान लिया कि त्रिकोण आकृति का दुर्ग हो सकता है, और एक द्वार वाले, एक दरवाजे वाला। ये जो संसद भवन है इसमें त्रिकोण दुर्ग 6 द्वार वाला बना दिया गया है, लेकिन त्रिकोण दुर्ग विश्वकर्म प्रकाश में मान लिया गया है। तो विश्वकर्म प्रकाश में 11वां अध्याय 4 से 8 श्लोक है। ये दुर्ग निर्माण नामक 11वें अध्याय में 8 प्रकार के दुर्गों का वर्णन मिलता है, और इस 8 प्रकार के दुर्गों में 8वें प्रकार का कोट है विषम कोट। अब देखो सम नहीं है ये, कोई विषम है, इरेगुलर टाइप है, देखो तो ये विषम कोट है, लेकिन ये एक्सेप्टेड है फिर भी। इसमें 11 प्रकार के गए गए आगे, और 11 प्रकार में एक है त्रिकोणम एक मार्गकम, एक मार्ग वाला त्रिकोण कोट,
ये उल्लेख मिलता है, मतलब ये भी एक्सेप्टेड है, विश्वकर्मा द्वारा भी एक्सेप्टेड है। और फिर आओ अर्थशास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में। चाणक्य नीति, चाणक्य ने ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी और पहला साम्राज्य स्थापित करवाया। तो इन्होंने क्या लिखा है 19वें प्रकरण में अध्याय 3 में दुर्गों का निर्माण। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, दुर्गों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स। उसमें उन्होंने क्या कहा, राजा को चाहिए कि धन उत्पादन के मुख्य केंद्र यानी बड़े बड़े स्थानीय नगर उनका निर्माण करवाए। वास्तु विद्या के विद्वान जिस प्रदेश को श्रेष्ठ बताएं, वास्तु विद्या के विद्वान बताएंगे कि कौन सी जगह श्रेष्ठ है, वहीं पर नगर बसाना चाहिए। तो पहले मतलब वास्तु के एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह ले लें। मुख्य केंद्र, बड़े बड़े स्थानीय नगर जो धन उत्पादन के केंद्र हैं, उनको बसाने से पहले वास्तु विद्या के विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए, या किसी नदी के संगम पर, फिर जिस तरह इलाहाबाद है मान लो, बड़े बड़े तालाबों के किनारे, जिस तरह इतना बड़ा तालाब, नदी भी हो गई, तालाब भी हो गया, श्रीनगर है मान लो, इतनी बड़ी झील है डल झील, या कमल युक्त जलाशयों के तट पर भी नगर बसाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जो हमारे काम की चीज़ है इसमें, नगर का निर्माण संबंधित भूमि के अनुसार, जैसी भी भूमि हो, जैसी भी अवेलेबल लैंड हो, उसके अनुसार गोल भी हो सकता है नगर का निर्माण, लंबा भी हो सकता है या चौकोर भी हो सकता है, जैसा भी उचित हो। ठीक है ना, डिज़ायर, फिर डिज़ायरेबल, वहाँ पे आपकी एंड यूज़र जो है उसकी ज़रूरतें क्या है वैसा होना चाहिए। देखो नगर का निर्माण संबंधित भूमि के, पहले तो एज पर द अवेलेबल लैंड शेप एंड साइज, ठीक है, और जैसा भी उचित हो, फीजिबल हो वहाँ पर, उसके अनुसार गोल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है। फिर उसके चारों ओर छोटी छोटी नहरों द्वारा पानी का प्रबंध अवश्य होना चाहिए, बिना पानी के तो आदमी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फिर इनका देखो प्रकरण 147 है अध्याय 1, उसमें छावनी का निर्माण बताया गया। पहले वाला क्या था, किलों का निर्माण, अब क्या है छावनी का निर्माण। भवन निर्माण कला के विशेषज्ञों द्वारा प्रशंसित क्षेत्र में, पहली बात देखो क्या कहा है, भवन निर्माण कला के विशेषज्ञों द्वारा प्रशंसित क्षेत्र, तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट हैं वो जिस जगह को सही बताएं। फिर आगे देखो ध्यान देने वाली चीज़ है ये, सेनापति, कारीगर और ज्योतिषी, ये तीनों पारस्परिक परामर्श से, मज़ेदार चीज़ देखो यहाँ, पहली बात तो क्या है, आर्मी का जो हेड होगा, कमांडर इन चीफ है मान लो, तो सेनापति या नायक जो भी है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, पहले तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। फिर कारीगर या वर्द की मतलब सिविल इंजीनियर जो है या कारपेंटर है वो लोग, और ज्योतिषी भी, तीनों, ये कारीगर या वर्द की, इसमें वास्तुशास्त्री भी आ गया। ठीक है, तो वास्तुशास्त्री, ज्योतिषी और सेनापति तीनों आपस में मिलजुल के, तीनों के पारस्परिक परामर्श से फिर क्या कहा, गोलाकार, लंबा, चौकोर या जैसी भी भूमि है, जैसी भी भूमि मतलब ट्रायंगुलर भी हो सकती है, हेक्सागोनल भी हो सकती है, सेमी सर्कुलर भी हो सकती है, उसी के अनुसार चारों, मतलब इसका मतलब क्या है, दुर्ग का निर्माण हो या छावनी का निर्माण हो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है शेप का मामला। ठीक है, तो 4 दरवाजे, 6 मार्ग, अब यहाँ 6 मार्ग वाली बना दी है ये संसद भवन, 9 संस्थान, 9 डिवीज़न कर दी इसकी, सैनिक छावनी का निर्माण कराएं। सैनिक छावनी को कहते थे स्कंधावार पहले। फिर आगे क्या, खाई, सफील, परकोटा तो बन ही गया, एक प्रधान द्वार और अट्टालिकाओं से युक्त, प्रधान द्वार किधर है, मेनली पब्लिक के लिए अब ईस्ट में, और अट्टालिकाओं से युक्त स्कंधावार उसी अवस्था में बनवाया जाए जबकि आक्रमण का भय हो तथा अधिक समय तक वहाँ टिके रहने की संभावना। अब दोनों चीज़ है यहाँ, आक्रमण का भय भी है जो पुरानी संसद भवन पे हो चुका, और ज़्यादा टिके रहने की संभावना है ही, अगले 150 सालों के लिए डिज़ाइन हुआ भी ये तो रेगुलर है बिल्कुल। ये जो राज्यसभा तो कभी भंग होती ही नहीं, उसमें सारे सदस्यों में से हर 2 साल बाद 1/3 रिटायर हो जाते हैं, उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाती है कह लो, और बाकी बने रहते हैं।
लोकसभा है, उसका कार्यकाल है, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये तो हमेशा ही टिका रहना यहाँ पर, और आक्रमण का भय भी है। इस कारण इसका निर्माण इस तरह से किया गया, सैनिक छावनी की तर्ज पे, किलों की तर्ज पर निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही डिटेल में बता दिया। अब आप देखो, 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादी हमला हुआ था वर्तमान जो पुरानी संसद भवन है उस पर। उसमें 14 लोग मरे थे, 5 आतंकी मरे थे उसमें और 9 और मरे थे। तो नए संसद भवन का डिज़ाइन किया गया है अगले 150 सालों के लिए। भय है, आक्रमण का भय है, अधिक समय तक टिकना है यहाँ पर, तो इसलिए परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ी की गई है। और मेरे विचार में वो बिल्कुल अर्थशास्त्र की तर्ज पर, छावनी की तर्ज पर, स्कंदावार की तर्ज पर, दुर्ग निर्माण की तर्ज पर ये नया संसद भवन बनाया गया है। अब आओ चौथा टेक्स्ट लेते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट सम्रांगण सूत्रधार। अब देखो, मैं इतने सारे आपको उदाहरण दे रहा हूँ क्लासिकल टेक्स्ट से, और ऐसे ऐसे महान वास्तुशास्त्री बैठे हैं, वो कहते हैं मैंने ये कह दिया बस ये कर लो। इस तरह वास्तु नहीं होता। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा हो सके पढ़ना चाहिए। हम यहाँ आपको क्लासिकल टेक्स्ट का नाम दे रहे हैं, कौन सा चैप्टर है, कौन सा श्लोक है, उसका क्या अर्थ है, और आज की कंटेक्स्ट में उसका क्या अर्थ है वो भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ। अब इसमें क्या बताया, सम्रांगण सूत्रधार 12वें अध्याय के पहले श्लोक में पूर्व अध्याय के 3 81 पद, शतपद और 64 पद वास्तु, मतलब वास्तु के इसमें 81 पद वास्तु बताया हुआ है, शतपद यानी 100 पद वाला वास्तु बताया, और 64 पद वास्तु बताया इन्होंने। उसके बाद अब ये कह रहे हैं हम 16 पद, सहस्र पद से लेकर वृत्ताकार, देखो अब यहाँ पे मतलब सम्रांगण सूत्रधार एक्सेप्ट कर रहा है भाई, वृत्ताकार का वास्तु विन्यास हो सकता है, त्रिकोणाकार का वास्तु विन्यास हो सकता है। मतलब वास्तु पुरुष को अरेंज कर सकते हो आप सर्कुलर शेप में भी, ट्रायंगुलर शेप में भी, एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। अब यहाँ पर विश्वकर्मा बोले अब स्वल्प बहुत कम जो यूज़ होता है, 16 पद वास्तु का वर्णन करता हूँ। ठीक है, तो अब सीधा सा है, सम्रांगण सूत्रधार में वृत्ताकार वास्तु बताया गया है, और उसमें क्या है, गोलाकार प्रासाद मतलब राजमहल है जो, उसके भवन है, मंदिरों के लिए वृत्त वास्तु यूज हो सकता है, इन्होंने बताया सारा। इनमें एक वास्तु 64 पद का और एक शतपद 100 पद का भी होगा। फिर और देखो क्या कहा है, पूर्वोक्त जो वृत्त वास्तु पद अनुसार न्यास बताया गया है, पद विभाजन किया गया है, ठीक है ना, 64 पद में किया गया, 100 पद में किया गया, 16 पद में किया गया, वह त्रिकोणीय वास्तु में भी हो सकता है, षटकोणीय में भी हो सकता है, अष्टकोणीय में भी हो सकता है, 16 कोणीय में भी हो सकता है, वृत्त आयत सहित। वृत्त आयत क्या होता है, एप्सिडल शेप, जो कि राम मंदिर जो बन रहा है उसका ये वाला शेप है, एप्सिडल शेप। अर्धचंद्राकार वास्तु जो कि लोकसभा और राज्यसभा का होगा, सेमी सर्कुलर। तो अब आप देखो मज़ेदार चीज़, अर्धचंद्राकार अंदर कहाँ यूज़ होगा, आपके लोकसभा में और राज्यसभा में, और षटकोणीय बिल्डिंग है ये पूरी। तो अब सम्रांगण सूत्रधार कहता है ओके, षटकोणीय बिल्डिंग ओके है जो पब्लिक बिल्डिंग के लिए, ठीक है ना, राजमहलों के लिए, मंदिरों के लिए, प्रासादों भवनों के लिए, राजाओं के जो भवन होते थे। अब ये सारा राजभवन ही तो है, देखा जाए सारा कि संसद भवन राजा लोग ही तो बैठने हैं। वर्तमान में जो राजा जिनको कहा जाता है, कितने कितने लाखों लोगों का प्रतिनिधि है, एक MP, वो सब बैठ के वहाँ भविष्य का निर्धारण करेंगे पूरे देश के। तो अब आप देख रहे हो सम्रांगण सूत्रधार ने इन आकृतियों को, त्रिकोणीय को, षटकोणीय को, अर्धचंद्राकार को मान लिया कि इनको पब्लिक बिल्डिंग में यूज़ किया जा सकता है जी। ठीक है, तो सम्रांगण सूत्रधार में त्रिकोणाकार ये सब। अब देखो 64 योगिनी मंदिर है मुरैना मध्य प्रदेश में, ओके, जहाँ की गज्जक बड़ी मशहूर है मुरैना की। वहाँ 64 योगिनी मंदिर से प्रेरणा लेकर ये कहा जाता है अंग्रेज़ों ने जो पुराना संसद भवन है गोल आकार का, उसका निर्माण किया था। तो वो गोल आकार का वहाँ पे वो मंदिर अभी भी है। और सम्रांगण सूत्रधार भी मानता है कि त्रिकोणाकार हो, वृत्ताकार हो, इनका निर्माण प्रासादों में मतलब राजमहलों में, मंदिरों में, कोठारों में
अभी भी सिलोज बनते हैं, गोल आकार के बनते हैं, जिसमें इतना हज़ारों लाखों टन अनाज स्टोर किया जाता है। दुर्गों में जो बुर्ज हैं उनमें इन आकारों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है। और इनको फिर आगे बताया गया इसमें वृत्त वास्तु विधान के किस तरह से वृत्त आकार वास्तु बनाया जा सकता है। उसको 64 पदों में डिवाइड कर सकते हो, 100 पदों में डिवाइड कर सकते हो, ये है। और ये मैंने बता दिया आपको। इसी के 20वें श्लोक में 12वें अध्याय के सम्रांगण सूत्रधार का 12वें अध्याय का पहला श्लोक, 13वां श्लोक, 20वां श्लोक पढ़ सकते हो आप। श्लोक भी मैंने बता दिए आपको। तो इसमें बताया त्रिकोणीय वास्तु, षटकोणीय वास्तु, अष्टकोणीय वास्तु, 16 कोणीय वास्तु, वृत्तायत एप्सिडल शेप, अर्धचंद्राकार वास्तु, सेमी सर्कुलर शेप, इनमें पद विभाजन कैसे करें, सब बता रखा है। अब आइए 5वां हम लेते हैं बृहत संहिता, वराहमिहिर की बृहत संहिता, जो कि वास्तु के अलावा ज्योतिष का भी बहुत मान्य ग्रंथ है। इसकी भट्टोत्पल की टीका है, कमेंट्री लिखी है। बृहत संहिता बहुत पुरानी है, तो बहुत बाद में मध्यकाल में भट्टोत्पल थे, उन्होंने इसकी कमेंट्री लिखी। तो उन्होंने जो इसमें नॉर्म्स थे बृहत संहिता में, उनको लिबरल कर दिया थोड़ा सा। तो इन्होंने क्या कहा, देखो भाई वृत्त में भी और त्रिकोण आदि आकृतियों में वास्तु योजना हो सकती है, जो कि पहले नहीं इतना एक्सेप्टेड था। तो इन्होंने मान लिया, क्योंकि देखो समय समय के अनुसार नगर तो बस गए, अब उनमें जगह लिमिटेड हो गई, या जो पहले से जगह जहाँ बना हुआ है वहाँ पे कम जगह खाली है। अब जिस तरह वर्तमान संसद भवन बनाया, जो अवेलेबल लैंड थी उसी में बना दिया। ठीक है। तो इस टीका में क्या बताया गया है कि ऐसी त्रिकोणीय, षटकोणीय और रथ जैसी आकृतियों में वास्तु नर यानी वास्तु पुरुष का किस तरह स्थापन करना चाहिए। अब देख लो, ये सारी आकृतियाँ जो नई संसद भवन बनी है उसमें हैं। त्रिकोणीय आकृति का प्लॉट है, षटकोणीय आकृति की उसमें बिल्डिंग बना दी, और वो एक कटे कोनों से देखो तो रथ जैसी लगती है। तो इसका मतलब बृहत संहिता की जो भट्टोत्पल की टीका है वो फुली एक्सेप्ट कर रही है कि ठीक है, ये शेप हो सकते हैं पब्लिक बिल्डिंग में। ठीक है। तो सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर वृत्त और त्रिकोण, इनमें वास्तु चक्रों का विन्यास कर दिया इन्होंने। ठीक है। और इसी टीका में क्या कहा गया, वृत्ताकार के घर हो सकते हैं, घर भी मान लिया आगे जाके, ग्राम हो सकते हैं, नगर हो सकते हैं, ये वाला हाल है। मतलब लिबरल करते जा रहे हैं। तो वृत्त आकार के हो सकते हैं जी, त्रिकोण आकार के हो सकते हैं, षटकोण आकार के हो सकते हैं, इस तरह से मान लिया गया। हालांकि एक इंडिविजुअल घर बनाना वो इतना आसान नहीं है और इतना इकोनॉमिकल भी नहीं होता है इन शेप में, ये भी मैं बता दूं आपको। तो इस तरह बृहत संहिता की जो भट्टोत्पल की टीका है उसमें ये सब अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं, ये सब स्लाइड हम आपको दे देंगे। त्रिभुज में 81 पद वाले वास्तु नर की स्थापना कैसे करें, ये दे रखा है उसमें, जबकि पुराने जो क्लासिकल टेक्स्ट है उनमें नहीं था, ये शेप्स एक्सेप्टेड नहीं थी पहले। वृत्त में 64 पद वाले वास्तु नर की स्थापना कैसे करें, ये सब दे रखा है। तो फिर यज्ञ वास्तु, यज्ञ के लिए वेदियाँ बनती थी ऋग्वेद में, उसी से कहते हैं वास्तुशास्त्र डेवलप हुआ कि वेदियों की संरचना करनी थी। लेकिन अब बाद में यज्ञ की वेदी में भी त्रिकोणीय आकार एक्सेप्ट कर लिया, मध्यकाल में षटकोणीय आकार एक्सेप्ट कर लिया, रथ जैसे छकड़े का आकार ये भी मान लिया गया। ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, ये सारा मैंने इतने आपको अलग अलग जगह से, कितने 6 जगह से अलग अलग वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट हैं, उनसे हमने क्या देखा कि वास्तु के बहुत प्राचीन जो ग्रंथ थे, मैमतम, विश्वकर्म प्रकाश, अर्थशास्त्र आदि, उनमें जो त्रिकोणीय आकार था या षटकोणीय आकार था या रथ जैसा आकार, उनका प्रयोग कहाँ एक्सेप्टेड था, दुर्गों में, फोर्ट्स में, सैनिक छावनियाँ जो स्कंदावार जिनको कहते थे उनमें, और राजाओं के बहुत सुरक्षित महलों तक में, महलों तक ही था बस ये। ठीक है। ट्रायंगुलर शेप, हेक्सागोनल शेप और चैरेट शेप, दीज वर अलाउड ओनली फॉर फोर्ट्स, मिलिट्री कैंप्स एंड हाईली सिक्योर्ड पैलेसेस ऑफ किंग्स। लेकिन अब बाद में सम्रांगण सूत्रधार 11वीं सदी के स्टार्टिंग का है,
बृहत संहिता की भट्टोत्पल की टीका है, वो भी इन्हीं टाइम की, इसी टाइम की है। इन ग्रंथों में क्या कहा, इन्होंने कहा ठीक है भाई, ये आकार जो है ना ट्रायंगुलर है, हेक्सागोनल है और चैरेट शेप है, ये आप प्रासादों भवनों में भी यूज़ कर लो, जिनको इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो भी मतलब महल, उनके भवन, मंदिरों में, कोठारों में, बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेस, मतलब गृह घर में, ग्राम में, नगर आदि में मान लिए ये सब। ठीक है, तो इस हिसाब से पुराने, बहुत पुराने क्लासिकल टेक्स्ट है वास्तु के, अर्ली हैं, जो अर्लीस्ट हैं, उनमें ये आकृतियाँ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मध्यकाल में, मिडाइवल टाइम में ये फिर एक्सेप्टेड हो गए। तो अब हम वास्तु के प्राचीन सिद्धांतों की माने तो संसद भवन, दुर्ग या सैनिक छावनी या राजा के अति सुरक्षित राजमहल की तर्ज पर डिजाइन हुआ है। अगर प्राचीन के हिसाब से लें, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये दुर्ग है या सैनिक छावनी है या राजाओं की श्रेणी के लोग हैं, उनका बहुत सुरक्षित राजमहल है, उस तर्ज पे इसकी डिज़ाइन हुई है, जिसका आम आदमी से कोई संबंध नहीं है। आम आदमी अब आप जाना चाहो जा पाओगे इजीली? कोई मान लो संसद का अधिवेशन चल रहा है, बिल्कुल ही नहीं आप एंटर कर सकते। बाकी टाइम में अच्छे से पास वास बनवाना पड़ेगा आपको, काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा वहाँ पे, तब कहीं जाके आपको रूल रेगुलेशन के हिसाब से अंदर एंट्री हो पाएगी। तो इसके डिज़ाइन में लोगों के प्रतिनिधियों की सुरक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जो हम ही चुन के जिनको भेजेंगे उनकी सुरक्षा पर जोर है, उनसे भी ज़्यादा जोर है मंत्रियों पर, मंत्री से भी ज़्यादा जोर है प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर, इस तरह से है। तो हमारा ये कहना है कि अगर एक चतुरस्र क्या होता है, बिल्कुल वर्गाकार बिल्डिंग वो डिज़ाइन की जाती है, अगर प्रजातंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं हमारे यहाँ, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें एक लेजिस्लेचर है, संसद में दोनों आ जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा, और फिर एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, जिस तरह सरकार है उसमें प्रधानमंत्री है, फिर मंत्री हैं, और फिर नीचे IAS ऑफिसर और दूसरे सब लोग, और फिर न्यायपालिका और खबरपालिका, मतलब अखबार, टीवी, मीडिया सारा। तो ये 4 स्तंभ कहे गए हैं किसी भी लोकतंत्र के। और 4 स्तंभ यानी 4 दीवार, यानी कि चौकोर आकार। तो सबसे बेस्ट तो यही था कि चौकोर आकार की बिल्डिंग होती।